हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म OWE एकेडमी पर। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को, जो कि मोशन फोर्स एंड एनर्जी के आगे की क्लास है। उसी में जो आपका नया चैप्टर है आपका मोशन इन अ प्लेन, वो स्टार्ट करा रहे हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है समतल में गति। समतल में गति, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। यानी कि समतल क्या होता है आपका, समतल क्या होता है यानी कि प्लेन। और प्लेन के लिए, अगर प्लेन है कोई भी प्लेन है तो उसके लिए हमें दो डायमेंशन की आवश्यकता होगी, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। तो प्लेन को समझने के लिए हमें दो एक्सिस पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, एंड सेकंड होती है आपकी वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस प्रकार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर आपका प्लेन बनता है। कोई भी प्लेन हो आपका, उसके लिए आपको एक्स अक्ष चाहिए और वाई अक्ष चाहिए, यानी कि एक डायमेंशन चाहिए और दो डायमेंशन, यानी कि एक्स वाली डायमेंशन चाहिए एक आपको, एक चाहिए वाई वाली डायमेंशन, यानी कि एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। दो डायमेंशन होता है, दो डायमेंशन होता है। तो प्लेन किस में होता है, टू डायमेंशनल होता है। प्लेन कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है प्लेन कैसा होता है। प्लेन इज अ टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल होता है। यानी कि जो प्लेन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगी, इसका मतलब है अगर प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगी तो प्लेन में जो गति करेगी ऑब्जेक्ट, उसे कहा जाएगा द्विविमीय गति। क्या, द्विविमीय गति, यानी कि मोशन इन अ टू डायमेंशन, मोशन इन अ टू डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे उसे, टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि प्लेन का मतलब है एक्स एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रही है तो एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रही है तो बाई एक्सिस में। तो अब यहां से हम फिर से समझते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि समतल में गति, समतल में गति। समतल में गति यानी कि जब ऑब्जेक्ट दो विमा में गति करे तो हम उसे कहते हैं द्विविमीय गति या फिर मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। यानी कि जब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में, टू टू डायमेंशन यानी कि एक्स एक्स, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष, एंड वाई अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, टू डायमेंशन होती हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। में गति करे, में गति करे तो उसे क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है। तो उसे मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है, मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है अगर ऑब्जेक्ट दो विमा में गति कर रही है। यानी कि टू डायमेंशन चाहिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इस मोशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इस मोशन इन अ प्लेन का, वो है आपका प्रक्षेप गति। यानी कि सबसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप गति इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका प्रक्षेप गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में
किस प्रकार की गति होती है, यानी कि किस प्रकार की मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन होती है। किस प्रकार की मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ध्यान रखना है। सेकंड आपका सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। कैसी? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके, प्रक्षेप गति या फिर, और दूसरी आपकी वृत्तीय गति। तो दो प्रकार के मोशन होती हैं, एक प्रक्षेप और एक वृत्तीय गति, एक प्रक्षेप और एक वृत्तीय गति। अब ये प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप गति क्या होती है, ये वृत्तीय गति क्या होती है, इन दोनों के लिए भी अलग अलग चैप्टर डिफाइन है, अलग अलग चैप्टर निर्धारित किए गए हैं दोनों के लिए। प्रक्षेप गति के लिए यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और आपकी सर्कुलर मोशन के लिए, दोनों के लिए ही है चैप्टर, दोनों के लिए ही है चैप्टर। तो क्या है हमारा प्रक्षेप गति? तो सबसे पहला आप देखेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होता है? प्रक्षेप गति देखिए, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल, मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास क्या है, एक बॉल है, और उस बॉल को मैं फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ। उस बॉल को मैंने किसी एंगल थीटा पर फेंका, मैंने उस बॉल को किसी एंगल थीटा पर फेंका। सपोज दैट ये क्या है आपका एंगल थीटा, तो मैंने इस बॉल को इस एंगल थीटा पे फेंका। जब मैं इस बॉल को एंगल थीटा पे फेंकूंगा तो यह एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी, एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी। और वो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, यानी कि एक पथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। वो पथ कैसा होगा, देखिए, जब बॉल को इस प्रकार फेंका जाएगा तो पथ कैसा बनेगा आपका, इस प्रकार का बनेगा ना, कुछ इस प्रकार का आपका पथ हो गया। अब ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो इस प्रकार ये जो पाथ आपका फॉलो हुआ है जिस गति के कारण, उसको कहते हैं हम प्रक्षेप गति, उस गति को कहते हैं हम प्रक्षेप्य गति। ध्यान रखना, इस गति को कहा जाता है प्रक्षेप गति। ओके, तो प्रक्षेप गति के अंदर क्या क्या आता है देखिए, समझिए। प्रक्षेप गति का मैंने ये बनाया हुआ है पहले से यहाँ पर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं थीटा एंगल पर। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी गई है, ये वाली ऑब्जेक्ट, ओके, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, वो फेंकी गई है, ओके। ये ऑब्जेक्ट हमने क्या की है, फेंकी है यहाँ से, फिर यहाँ गई ये ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ आई ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ आई ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ आई, यानी कि पूरे पाथ पर ये इस प्रकार आएगी, पूरे पाथ पर इस प्रकार आएगी। यानी कि प्रक्षेप गति होती आपकी द्विविमीय गति है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन होती है, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की दिशा में या फिर किसी भी दिशा में, ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा किसी भी दिशा में, ओके, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में फेंका जाता है, फेंका जाता है, और वह परवलयाकार पाथ को फॉलो करे तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। किसी परवलयाकार पाथ को फॉलो कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमने फेंकी है वो एंगल थीटा पे फेंकी है हमने। ये ऑब्जेक्ट जो फेंकी है हमने यहाँ पर, ये किस पे फेंकी है हमने, एंगल
थीटा पर, एंगल थीटा पर फेंकी है ये ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से फेंकी है और इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी यू। इसकी जो u है इनिशियल वेलोसिटी होगी u। तो u वेलोसिटी से हमने क्या किया है, इसे फेंका है। यानी कि प्रारंभ में जो इसकी गति थी वो क्या है, u है। अब u आपकी दो विमा में बट जाएगी, एक x एक्सिस की डायरेक्शन में और एक y एक्सिस की डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी है u, x एक्सिस की डायरेक्शन में बटेगी और एक y एक्सिस की डायरेक्शन में बटेगी। अब देखिए x एक्सिस की डायरेक्शन में हमने ले लिया है एंगल को थीटा, x एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एंगल लिया है थीटा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल लिया है थीटा ये। अब जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल थीटा है तो इधर की तरफ इस u का कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा। इस u का कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ u cos थीटा। तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा इधर की तरफ। क्या u cos थीटा है आपका u cos थीटा। और इधर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो बाई एक्सिस में खींच रहा है, यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर इसके, और परपेंडिकुलर पे क्या आता है आपका साइन थीटा। तो ये बाई एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और ये इस प्रकार जाती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जानी जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार पाथ को फॉलो करती हुई आ रही है, इस प्रकार पाथ को फॉलो करती हुई आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो यू cos थीटा है वो आपका इस डायरेक्शन में खींच रहा है और जो आपका यू sin थीटा है वो ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा है। यू cos थीटा आपका सीधा खींच रहा है और यू sin थीटा आपका ये से क्या खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब देखिए यू cos थीटा यहाँ पर भी लगेगा, यू cos थीटा यहाँ पर भी लगेगा, यू cos थीटा यहाँ पर भी लगेगा और यू cos थीटा यहाँ पर भी लगेगा। जब तक ये ग्राउंडेड नहीं हो जाएगी, जब तक ये लैंडिंग नहीं करेगी ये बॉल, तब तक क्या होगा, यू cos थीटा कंपोनेंट इस पर कार्य करता रहेगा। वेलोसिटी का यू cos थीटा कंपोनेंट कार्य करता रहेगा। यू cos थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, कार्य करेगा। यहाँ भी यू cos थीटा है, यहाँ भी यू cos थीटा है, यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ भी यू cos थीटा होगा। एंड में जाके जब ग्राउंडेड हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। ओके, अब देखिए पूरी प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यू cos थीटा जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हुआ है। यू cos थीटा कंपोनेंट आपका चेंज नहीं हुआ है, यू cos थीटा कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है। आपने बेशक मैक्सिमम हाइट तक ये बेशक वॉल फेंकी, आपने मैक्सिमम हाइट तक वॉल फेंकी। मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ये h हो सकती है। h क्या है, मैक्सिमम हाइट, h हाइट है ये। इस हाइट तक आपने ऑब्जेक्ट फेंक दी। यहाँ पर जो u cos साइन थीटा था यही तो ऊपर की तरफ ले जा रहा था। अब ये यहाँ पर आके ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। यानी कि यू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका जीरो, यू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो। यानी कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो गई। ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी जो u cos थीटा है वो निरंतर कार्य करेगी, वो इसे आगे की तरफ लेके जाएगी। यहां से इसे आगे की तरफ लेके जाएगी, फिर इसे आगे की तरफ लेके जाएगी। अब देखिए इस प्रोसेस में आपका जो u sin थीटा है, u sin थीटा है वो निरंतर बदलता रहता है और आपका जो u cos थीटा घटक है वेलोसिटी का वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है, सेम रहता है, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ध्यान रखना है आपको, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहां से हमें एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप गति में u का कौन सा घटक, कौन सा u का कौन सा घटक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ऑप्शन ए में आपको दिया है, ऑप्शन ए में u sin थीटा,
ऑप्शन बी में आपको दिया है u cos थीटा, ऑप्शन सी में दिया है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब बताइए इस क्वेश्चन को फिर से देखिए पीछे की तरफ, कौन सा घटक नहीं बदलता है? आपका u cos थीटा कंपोनेंट, u cos थीटा कंपोनेंट आपका नहीं बदलता है। कौन सा? u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। तो ध्यान रखना है u cos थीटा कंपोनेंट प्रक्षेप गति में नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। क्या? u cos थीटा। बात समझ में आई? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर u cos थीटा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। देखिए अब नेक्स्ट, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टाइम ऑफ फ्लैट का, एक होता है टाइम ऑफ फ्लैट का, एक होता है आपके पास हाइट का, एक होता है हाइट का, एक फ्लैट का, यानी कि उड्डयन काल, उड्डयन काल का होता है, और एक होता है आपके पास फॉर्मूला हाइट का। हाइट के फॉर्मूले को देख लेते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट का आपके पास ये रहा फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। क्या है आपके पास? h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h का है ये, h का है यानी कि ऊंचाई का, किसका? ऊंचाई का, किसका है? ऊंचाई का है। ये आपके पास जो फॉर्मूला है आपके पास ऊंचाई का है। किसका? ऊंचाई का, ऊंचाई का। ओके, ऊंचाई का फॉर्मूला है आपके पास ये। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो है आपका टी, टी वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, ये किसका है सर? इसे देख लीजिए, ये है आपका उड्डयन काल का, उड्डयन, उड्डयन काल, उड्डयन काल का, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हो गया टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, किसका है? टी का है, टाइम फ्लाइट का। ओके, अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है रेंज का, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है रेंज का। तो रेंज का कहाँ है फॉर्मूला? ये रहा आपके पास रेंज का। रेंज का मतलब है कि वो कितनी डिस्टेंस गई है वो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस में आपकी यहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ तक पूरी, इसे क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है, रेंज। जहाँ तक एंडिंग हुई है यानी कि कितनी रेंज तक वो ऑब्जेक्ट गई है उसे कहा जाता है रेंज, उसे क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक कब फेंका जा सकता है। किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक कब फेंका जा सकता है, यानी कि रेंज हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। रेंज हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। अब देखिए रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तो हमें निकालना होगा कि कितनी दूरी तक हम मैक्सिमम फेंक सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब देखिए जो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू स्क्वायर, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वो मैक्सिमम ही फेंकोगे आप, जो आप वेलोसिटी फेंकोगे वो मैक्सिमम ही फेंकोगे, वो मैक्सिमम ही फेंकोगे, यानी कि आपकी u क्या होगी? मैक्सिमम होगी पहले से ही, u क्या होगी? मैक्सिमम होगी पहले से ही, यानी कि अधिकतम होगी आपकी पहले से ही, अधिकतम होगी आपकी पहले से ही u, u आपकी अधिकतम होगी पहले से ही।
अब डिपेंड कर रही है आर जो आपकी साइन टू थीटा पर, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। जी क्या है? ग्रेविटी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। यानी कि जी तो फिक्स है, डिपेंड किस पे करेगी? साइन टू थीटा पर। यानी कि किस एंगल पर हम फेंकें, थीटा क्या है? जिस एंगल पर हम फेंक रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को वो है थीटा, तो उस थीटा पर क्या करेगी? ये डिपेंड करेगी। यानी कि साइन टू थीटा पर क्या करेगी? ये डिपेंड करेगी। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए अगर देखी जाए, फॉर मैक्सिमम के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो साइन में वैल्यू आती है वो आती है 1। साइन में जो वैल्यू मैक्सिमम आती है वो किसके बराबर आती है? 1। और आप सभी जानते हैं जो साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितने पर होती है? साइन पाई बाई 2 पर। साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर। कितने पर? 90 डिग्री पर। साइन से साइन आपका खत्म, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 90 डिग्री। यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 45 डिग्री आ जाएगा थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। यानी कि आपको अगर अधिकतम फेंकनी है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेंज में अधिकतम फेंकनी है तो ध्यान रखना थीटा बराबर क्या होगा? 45 होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 45। यानी कि किसी किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को अधिकतम फेंकने के लिए, यानी कि मैक्सिमम फेंकने के लिए मैक्सिमम फेंकने के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। 45 डिग्री होनी चाहिए। तो 45 डिग्री होगी तभी हम क्या फेंक सकते हैं? उसे मैक्सिमम फेंक सकते हैं। किस पर? 45 डिग्री पर। तो इसे ध्यान रखना, 45 डिग्री पर ही हम क्या फेंक सकते हैं? ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम फेंक सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कितनी होती है, क्या होती है? देखिए, अब हमने देखा कि ये जो गति हो रही है आपकी, जो ये गति हो रही है वो किस में हो रही है? देखिए, जैसे इसने फुटबॉल फेंकी यहां से, ये फुटबॉल फेंकी इसने यहां से, तो ये जो फुटबॉल इसने फेंकी है वो किस पाथ को फॉलो कर रही है? ये जो फुटबॉल इसने फेंकी है वो किस पाथ को फॉलो कर रही है? ये फॉलो कर रही है आपके परवलयाकार पाथ को। किसको? परवलयाकार पाथ को फॉलो कर रही है ना, ये इस प्रकार फॉलो कर रही है। यानी कि परवलयाकार पाथ को ये क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। अब जब ये परवलयाकार पाथ को आपके फॉलो कर रही है तो उसके लिए एक समीकरण निकलता है, और वो समीकरण क्या होता है? देखिए, ये रहा वो समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बाई एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है आपके पास। अब देखिए, बाई एक्स और एक्स एक्स यानी कि दो विमा में गति, यानी कि अब देखिए ये परवलयाकार किस प्रकार होगी? जैसे बाई इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो जो आपकी परवलय की जो इक्वेशन होती है क्या होती है? बाई इज इक्वल टू होती है आपके पास जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, इस टाइप की होती है ना आपकी जो परवलय की इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। जो आपका द्विघात समीकरण बनता है वो किस प्रकार का बनता है? पैराबोला टाइप का। तो पैराबोलिक होता है। तो यहां से देखिए एक्स आ रही है ना, एक एक्स यानी कि एक्स की पावर 1। ओके, ये क्या है? एक कांस्टेंट नंबर मान सकते हैं हम टेन थीटा को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट नंबर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है, और ये जो जी है आपकी पहले से ही कांस्टेंट है। यू जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो आपकी फिक्स ही होती है, और थीटा वाली पोर्शन भी क्या है? आपका फिक्स है। यानी कि ये वाली क्या हो जाएगी? आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा? आपके पास
ए हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के जैसी हो जाएगी, इसके जैसी हो जाएगी, किसके, इस वाली इक्वेशन के जैसी है, के जैसी है, जैसी है। इसलिए इसलिए यह यानी कि प्रक्षेप गति, इसलिए प्रक्षेप गति, इसलिए प्रक्षेप गति परवलयाकार, इसलिए प्रक्षेप गति परवलयाकार पाथ को फॉलो करेगी, फॉलो करेगी। ध्यान रखना, प्रक्षेप गति परवलयाकार पाथ को फॉलो करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है हमने, और नोट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा नोट पॉइंट मेंशन किया है, वो नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, प्रक्षेप गति में किसी पिंड की अधिकतम बिंदु पर ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि अधिकतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, यानी कि अधिकतम बिंदु कब होगा उसका, उसका अधिकतम बिंदु कब होगा, जैसे यहां से हमने फेंकी ऑब्जेक्ट, यहां पर गई वो इस प्रकार, ये तो इसने क्या की, रेंज ग्रहण की, ये यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक इसने क्या है, ये अधिकतम बिंदु है ए, अब ये है बिंदु अधिकतम, और इसने इतनी हाइट तय की, इतनी ऊंचाई तय की, इसने क्या किया, इतनी ऊंचाई तय की, इतनी ऊंचाई तय की ना, ओके। अब इस बिंदु पर, इस सबसे अधिकतम बिंदु पर जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी, आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसी पिंड के अधिकतम बिंदु पर उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि जो एनर्जी, अगर यहां पर अगर एनर्जी निकालें, यहां पर इस बिंदु पर एनर्जी देखें, इस बिंदु पर अगर एनर्जी देखी जाए तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी कि गतिज ऊर्जा के आपके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, देखिए गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा को k से डिनोट करते हैं, तो k बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। m क्या है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है आपका, उसका क्या है, द्रव्यमान है, मास है, क्या है, द्रव्यमान है। अब देखिए v क्या है, जब ये जो पॉइंट आता है आपका, ये जो पॉइंट आता है, जो बाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो चुकी होती है, इसमें वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो चुकी होती है, बचती है आपकी एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है आपकी, u cos थीटा, जो कि रिमेन सेम होती है, जो सेम रहती है, जो सेम रहती है। तो आपकी जो v बराबर क्या होता है, u cos थीटा होता है। v बराबर क्या होता है, u cos थीटा, जो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसकी वैल्यू रखिए यहां पर, तो k इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2 m u², 1/2 m u² cos स्क्वायर थीटा, 1/2 u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी अधिकतम बिंदु पर मिलेगी, अधिकतम बिंदु पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इतनी मिलेगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है। यहां तक थी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कराई गई यहां तक। अब देखिए इसके बाद जो मोशन आती है आपकी, इसके बाद जो मोशन आती है वो होती है आपकी वृत्ताकार गति। कौन सी गति, वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो अब देखना है हमें कि सर्कुलर मोशन सर क्या होती है। बड़ी अच्छी मोशन है, क्योंकि हमने जो समतल में गति पढ़ी वो दो प्रकार की ही पढ़ी, हमने दो एग्जाम्पल ही लिए। एक क्या लिया हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन का लिया, एक लिया था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का, और दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया वो लिया हमने वृत्ताकार गति का। तो दो एग्जाम्पल आपको बताए गए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन का और एक ये वृत्ताकार गति का। तो देखिए
देखिए कि क्या होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी वृत्ताकार मोशन। ये जो वृत्तीय गति होती है वो क्या होती है, देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो किसी सर्किल के अराउंड अगर गति कर रही है, किसी भी सर्किल, कैसा भी हो सर्किल वहां बना हो या फिर ना बना हो, उस अगर सर्किल के एलोंग अगर वेलोसिटी कर रही है, उस सर्किल के अगर एलोंग वेलोसिटी कर रही है यानी कि गति कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस प्रकार की गति को, तो उस प्रकार की हम गति को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं उसे, यानी कि क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। ओके, वृत्ताकार गति। तो देखिए ये वृत्ताकार गति क्या होती है, यानी कि हमारे पास अगर कोई वृत्त है, हमारे पास अगर कोई वृत्त है, ये रहा हमारे पास एक वृत्त, तो इस वृत्त के एलोंग, इस वृत्त के एलोंग ऑब्जेक्ट जो गति करेगी, इस वृत्त के एलोंग ऑब्जेक्ट जो गति करेगी, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो कैसे जाएगी, वो इस प्रकार जाएगी v वेलोसिटी से, यहां पर होगी तो वो इस प्रकार जाएगी v वेलोसिटी से, यहां पर होगी तो वो इस प्रकार जाएगी v वेलोसिटी से, यहां पर होगी तो वो इस प्रकार जाएगी v वेलोसिटी से। तो ये है उसकी वृत्ताकार गति, ये क्या है, उसकी वृत्ताकार गति है ये वाली मोशन, ये वाली जो मोशन है उसकी क्या है, वृत्ताकार मोशन है। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और साथ ही साथ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है साथ ही साथ वाई एक्सिस की डायरेक्शन, यानी कि एक तो ऊपर की तरफ जा रही है और एक इधर की तरफ, या फिर आप अगर किसी नीचे अगर देखें तो एक इधर की तरफ जाएगी, एक तो आगे की तरफ बढ़ेगी और एक गहराई में बढ़ेगी, वृत्ताकार में क्या, एक गहराई में जाएगी और एक आगे की तरफ भी जाएगी और गहराई में मुड़ने की मुड़ेगी भी, यानी कि वो होती है वृत्ताकार गति, यानी कि दोनों ही एक्सिस में काम करती है, ये एक्स एक्सिस में भी होती है आपकी एंड वाई एक्सिस, दोनों ही एक्सिस में होती है ये आपकी जो गति है, ये जो आपकी गति है दोनों ही एक्सिस में होती है, दोनों ही एक्सिस में होती है। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से क्या होता है इस गति में, तो यहां से गति में हमें पढ़ना होता है कि रेखीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन, इस प्रकार की गति में हमें दो विस्थापन देखने के लिए मिलते हैं, एक रेखीय विस्थापन यानी कि अगर सीधी अगर जा रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो वहां पर कितना विस्थापन होगा, अब सीधी के कारण जब ये मुड़ रही है, कोई एंगल ले रही है, तो उसके कारण आ जाता है आपका कोणीय विस्थापन, तो दूसरा आता है इसमें टर्म कोणीय विस्थापन, क्या, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एक रेखीय विस्थापन और दूसरा आपका कोणीय विस्थापन। तो देख लेते हैं हम कि क्या होता है ये विस्थापन, क्या होते हैं ये विस्थापन, ये विस्थापन क्या होते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये रही, और जो वृत्ताकार गति कर रही है, ये क्या कर रही है आपकी वृत्ताकार गति कर रही है, अब इसने इसने इसके सापेक्ष कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसके सापेक्ष कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम रेखीय विस्थापन एस, रेखीय विस्थापन एस कहा जाता है इस डिस्प्लेसमेंट को। अब ये जो अब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना लीनियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और इस प्रकार के जो विस्थापन होता है उसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जो एक्स एक्सिस की यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जो विस्थापन तय कर रही है, उस वाले विस्थापन को कहते हैं हम लीनियर विस्थापन, उसे कहते हैं हम लीनियर विस्थापन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, यानी कि सीधी रेखा में गति करती है, तो उसका विस्थापन कैसा कहलाता है, रैखिक विस्थापन या फिर लीनियर, लीनियर कहलाता है,
लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उसका जो विस्थापन होता है कैसे कहलाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और दूसरा सेकंड, जब कोई वस्तु किसी दूरी के चारों ओर घूमती है तो उसका विस्थापन कोणीय विस्थापन कहलाता है। यानी कि अब कोई भी पॉइंट है, दूरी के मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट है, अब इसके अलोंग यहां से यहां तक इसने अब कोई भी गति की, यहां से यहां तक इसने क्या की, गति की, तो इसके कारण जो विस्थापन हुआ, उसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। उसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यानी कि इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। देखिए क्या हो सकती है इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, क्या हो सकती है डेफिनेशन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स with respect to a center of a circle, then when an object moves with respect to a center of a circle, it, ऐसे कर सकते हैं, it makes the if it makes the angle theta in a second, then the displacement called v angular displacement एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे ध्यान रखना है, किसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसका हिंदी मतलब बता देते हैं कि हिंदी में क्या मतलब है। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति करती है, किसी भी पॉइंट के, किसी भी सर्किल के पॉइंट के, यानी कि सर्किल का पॉइंट में यानी कि सेंटर, तो सेंटर के अगर एलोंग, सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर गति कर रही है यह, तो उसके कारण एक सेकंड में जो कोण बनाया जाता है, उसके कारण इस सेंटर से अगर देखा जाए, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में यहां से अगर यहां तक जाने में अगर कोण थीटा बन रहा है, यहां से यहां तक जाने में कोण थीटा बन रहा है, और कितने सेकंड में? इन वन सेकंड। तो इस 1 सेकंड में बने कोण थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस 1 सेकंड में बने एंगल को क्या कहते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आधार पर वेलोसिटी होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी। और आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, उसे कहते हैं हम लीनियर वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी भी कहते हैं, सेम वेलोसिटी कहते हैं, ओके, या फिर लीनियर वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो देख लीजिए इस एंगुलर वेलोसिटी को देख लीजिए यहां से कि ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी, तो देखिए एक सेकंड में किसमें? एक सेकंड में वृत्त की केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहा जाता है? उसका कोणीय वेग कहा जाता है। यानी कि एक सेकंड में जो एंगल बन रहा है आपका, किसी भी वृत्त के,
जैसे वृत्त आपका ये रहा, वृत्त आपका ये रहा। अब इस वृत्त में 1 सेकंड में जो एंगल बनेगा, यहां से आपका 1 सेकंड में जो एंगल बनेगा उसी को तो कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा। यानी कि 1 सेकंड में जो एंगल बनता है, 1 सेकंड में जो एंगल बन रहा है आपका, उसे क्या कहते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इस थीटा को क्या कहा जाता है आपके? इस थीटा को कहा जाता है आपका, इस थीटा को कहा जाता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, इसका सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला होता है डी थीटा बट्टे में डी टी। डी थीटा बट्टे में डी टी। यानी कि टाइम को अगर 1 सेकंड ले तो थीटा ही आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही क्या कहलाया जाएगा? आपका एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा, यानी कि 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोणीय वेग। क्या? कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग। तो कोणीय वेग आपका किसके बराबर हो जाएगा? डी थीटा बट्टे में डी टी के। डी थीटा बट्टे में डी टी के बराबर हो जाएगा। डी थीटा बट्टे में डी टी के बराबर। ओके, आप अगर लीनियर की बात की जाए तो लीनियर तो आपको पता ही है, लीनियर तो आपको पता ही है कि लीनियर आपका क्या होता है। और हाँ, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है आपकी, इसे हम दर्शाते हैं ओमेगा से। इसे किससे दर्शाते हैं? ओमेगा। ओमेगा यानी कि ओम। ओमेगा यानी कि ओम। यानी कि इस प्रकार वाला ओमेगा होता है आपका, इस प्रकार वाला ओमेगा। तो इस ओमेगा से हम क्या करते हैं? इसे दर्शाते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास डी थीटा बट्टे में डी टी। ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास, ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास डी थीटा बट्टे में डी टी। तो ओमेगा बराबर डी थीटा बट्टे में डी टी, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, ये हो जाएगा आपके पास भाई साहब ये। अब देखिए यहाँ से एक चीज जो हमने पढ़ चुके हैं, वैसे पहले पढ़ चुके हैं हम, पिछली जो क्लास हमने की थी उसमें हम कवर कर चुके हैं किसे? लीनियर वेलोसिटी को। लीनियर वेलोसिटी को या फिर वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या फिर आपकी ओनली वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ये रही आपकी लीनियर वेलोसिटी। क्या होती है लीनियर वेलोसिटी? क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि डीएस बट्टे में डीटी। क्या? डीएस बट्टे में डीटी, यही होती है ना आपकी। इसे किससे दर्शाते हैं आप? बी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? बी से सर। किससे सर? बी से सर। किससे सर? बी से। तो बी से दर्शाते हैं इससे भाई साहब, इससे। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, तो यहां से ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी है आपके पास, आपकी लीनियर वेलोसिटी हो चुकी है ये आपके पास, एक एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी है और एक लीनियर वेलोसिटी। यानी कि दोनों ही वेलोसिटी जो है आपकी कवर हो चुकी हैं। दोनों ही वेलोसिटी क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी हैं सर, कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी का। यहाँ पर फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दिया है हमने। क्या होता है? ओमेगा बराबर डी थीटा बट्टे में डी टी। डी थीटा बट्टे में डी टी, ये होता है ओमेगा बराबर। एक और चीज ध्यान रखना, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, अरे क्या हो रहा है, ओमेगा बराबर होता है आपके पास, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। एफ क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी आपकी आवृत्ति है। ओके, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। और एफ बराबर होता है आपका, एफ बराबर होता है 1/t। एफ बराबर 1/t रखेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बट्टे में टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यूज होते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होते रहेंगे, दोनों ही फॉर्मूले यूज होते रहेंगे भाई साहब। दोनों ही फॉर्मूले क्या होंगे? यूज होते रहेंगे। ध्यान रखना है, ध्यान में रख के चलना है भाई साहब, ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ से एक रिलेशन करा देते हैं, यहाँ से एक रिलेशन कर लेते हैं कि ये एंगुलर रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड
एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, यानी कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय गति और आपकी कोणीय वेग, सॉरी कोणीय वेग, और आपका ये क्या है लीनियर रैखिक वेग, यानी कि वेग खाली, वेग और कोणीय वेग में संबंध बताना है, वेग और कोणीय वेग में क्या बताना है, संबंध बताना है, कोण संबंध। तो देखिए क्या होता है संबंध, संबंध होता है आपका एस बराबर सॉरी बी बराबर आपका होता है बी बराबर आर इंटू में ओमेगा, बी बराबर आर इंटू में ओमेगा, ये होता है संबंध, ध्यान रखना है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंटों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन देखिए, डिस्प्लेसमेंटों के बीच में रिलेशन होता है एस बराबर आर थीटा, आर थीटा, एस बराबर क्या होता है आर थीटा होता है, आर थीटा, ध्यान रखना है दोनों ही चीज। जो एंगुलर आता है कोई सी भी होए, एक चीज बता दूं मैं यहाँ पर नोट पॉइंट में, कोई सी भी चीज हो एंगुलर जो आए, एंगुलर आए, एंगुलर आए, उसके साथ उसके साथ रेडियस लगी होती है, रेडियस लगी होती है, ध्यान रखना रेडियस लगी होती है उसी के साथ, यानी कि इधर सिंगल और इधर रेडियस लगी होगी उस एंगुलर वाली के साथ, उस एंगुलर वाली के साथ रेडियस लगी होगी। यहाँ से आपका चलता है अवकेंद्रीय त्वरण। अब जब कोई मोशन हो रही है आपकी तो उसमें त्वरण भी मिलेंगे, जब कोई आपकी गति हो रही है तो उसमें त्वरण मिलेगा। त्वरण क्या होगा देखिए, अगर कोई वृत्ताकार मोशन है, देखिए इस प्रकार आपकी कोई वृत्ताकार मोशन है, देखिए ये आपकी वृत्ताकार गति है, ओके वृत्ताकार है। अब देखिए यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट अगर गति करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर गति करेगी, यहाँ से वो इधर की तरफ जाएगी वी वेलोसिटी से, ये क्या है आपकी रेखीय गति, ओके वी वेलोसिटी से। यहाँ पर आपकी जो घूमेगी वो ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगी, ओमेगा वेलोसिटी से क्या करेगी घूमेगी, ओके। यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर और यहाँ से ये आपकी रेडियस हो गई रेडियस। अब देखिए जब वृत्ताकार गति में जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमती है इस प्रकार तो उस पर एक बल लगता है, उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है एक बल लगता है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा बल लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा बल लगेगा, और जो आपका जो बल लगता है इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर जो बल लगता है वो इस रेडियस आर के एलोंग लगता है, वो इस रेडियस आर के क्या लगता है एलोंग लगता है, यानी कि जिधर रेडियस है उधर ही बल लगता है, यानी कि इधर लगेगा इस पर बल, इधर इस पर बल लगेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होती फिर से भी ये गति करती इसी प्रकार, यहाँ पर होती चाहे गति करती इस प्रकार, यहाँ पर होती तो गति करती ये इस प्रकार, और इस हर एक कंडीशन में कहीं भी हो वृत्ताकार जो गति होती है वो कहीं भी हो, कहीं भी वृत्ताकार गति हो उस पर आपका बल लगेगा, उस पर एक बल लगेगा, उस पर एक बल लगेगा किधर की तरफ केंद्र की तरफ, किधर की तरफ केंद्र की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ लगेगा, उस पर एक बल सेंटर की तरफ अवश्य लगेगा, उस पर एक बल सेंटर की तरफ अवश्य लगेगा, उस पर एक बल सेंटर की तरफ अवश्य लगेगा, ओके रेडियस के अलोंग लगेगा, रेडियस के अलोंग लगेगा, ध्यान रखना है। अब इस जो बल लग रहा है आपका जो बल लग रहा है ये एफ, ये जो एफ आपका बल लग रहा है इस एफ बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इस बल को कहा जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। कोई भी वृत्ताकार मोशन हो आपको एक बल लगेगा जो सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उस बल को क्या कहते हैं हम अवकेंद्रीय बल कहते हैं, उस बल को कहते हैं हम अवकेंद्रीय बल। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपने कोई यहाँ पर लड़का है और उसने क्या एक धागे से कोई भी धातु का टुकड़ा बांध रखा है, उसने कोई भी धातु का टुकड़ा इसने क्या किया है बांध रखा है। अब इस टुकड़े को क्या कर रहा है ये घुमा रहा है,
इस टुकड़े को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ये टुकड़े को घुमा रहा है। तो ये जो घुमा रहा है और इसके कारण एक खिंचाव होगा अंदर की तरफ। इस टुकड़े को इस प्रकार घुमाने पर एक खिंचाव होगा अंदर की तरफ, इस पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को ही हम कहते हैं अविकेंद्रीय बल। अविकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इस बल को, इस बल को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, जब आपका फोर्स आ गया कहीं भी, तो उसके कारण सीधी सी बात है, उसके कारण एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। इसके कारण क्या होगा, एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, और उस त्वरण को हम कहते हैं, उस त्वरण को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अविकेंद्रीय त्वरण, अविकेंद्रीय त्वरण। और देखिए जो आपका फोर्स लगता है कितना लगता है, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर। और ए की जो वैल्यू होती है आपकी, ए की वैल्यू होती है बी स्क्वायर बट्टे में आर। एफ की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बट्टे में आर। ए की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बट्टे में आर, बी स्क्वायर बट्टे में आर, बी स्क्वायर बट्टे में आर। ए की वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर बट्टे में आर। तो m बराबर, और b की अगर वैल्यू अभी बताई थी v इज इक्वल टू, अगर आप r ओमेगा रखोगे, b बराबर r ओमेगा रखोगे, तो आपके पास बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये है आपका बल, ये आपका क्या है, बल है। और a बराबर होता है आपका बी स्क्वायर बट्टे में आर, a बराबर बी स्क्वायर बट्टे में आर। यहाँ से अगर वैल्यू रखी जाए तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टे में आर, दोनों ही वैलिड हैं। तो यहाँ से आपका ये अविकेंद्रित त्वरण हो चुका है। ये भी किधर की तरफ लगता है, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन लगता ही है, लगता ही है। ओके, इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि ये कहाँ कहाँ पर लगता है एक्सीलरेशन, देखिए एक्सीलरेशन कहाँ लगता है। देखिए सबसे पहला ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चांद एवं पृथ्वी के बीच, चांद व पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच, चांद व पृथ्वी के बीच लगता है। दूसरा, अगर दूसरे की अगर बात की जाए, परमाणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, के बीच, या फिर नाविक के बीच। ओके, नाविक और इलेक्ट्रॉनों के बीच, नाविक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगता है। तीसरे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, वृत्ताकार मोड पर, वृत्ताकार मोड पर, मोड पर किसी वाहन को, किसी वाहन को मोड़ते समय, मोड़ते समय, मोड़ते समय यह बल लगता है। किसी भी वृत्ताकार मोड़ पर किसी वाहन को मोड़ते समय यही बल लगता है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस अवकेंद्रीय बल के, बहुत सारे एग्जाम्पल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपके मोड़ होते हैं, कोई भी आपके जो सड़क है और उस पर क्या होंगे, मोड़ होंगे। तो जब आपने अगर कोई वृत्ताकार अगर मोड़ देखा होगा, वृत्ताकार मोड़ देखा होगा, तो उसकी जो किनारे होते हैं, जो किनारों से होता है, जो रोड की जो साइड किनारों से होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है आपकी जो रोड की, ये वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड को क्या किया जाता है, इधर वाली साइड को, रोड की इधर वाली साइड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है। रोड की जो इधर वाली साइड है आपकी, इसे क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। यानी कि यहाँ से जब कोई भी आपकी जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी गाड़ी जब गति करते हुए आएगी, तो यहाँ से क्या होता है, उठा दिया जाता है। अगर ये उठाई नहीं जाए तो ये आपकी इस डायरेक्शन में फिक जाएगी, ये जो आपकी गाड़ी है इस डायरेक्शन में फिक जाएगी। तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जो आपके गहराई वाले जो रास्ते होते हैं उन पर क्या किया जाता है, उस सड़क को उठा दिया जाता है, एक साइड से क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है, ताकि ये जो फोर्स है हमें मिलता रहे इधर की तरफ। यानी कि एक सेंटर की तरफ, यहाँ पर ये जो मोड़ है इसका एक सेंटर होगा कहीं पर, यहाँ पर जैसे, तो इस पर एक फोर्स मिलता रहेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी जो गाड़ी है, इस पर एक फोर्स वर्क करेगा इधर सेंटर की तरफ। इससे क्या करेगा, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा। तो इस प्रकार ये आपकी जो गाड़ियां हैं
फिक नहीं पाती हैं। इस प्रकार जो गाड़ियां हैं सड़कों पर फिक नहीं पाती हैं, क्योंकि स्पीड में आएंगी गाड़ियां। तो अगर ये नहीं होगा तो ये गाड़ी क्या होंगी, दूसरी तरफ फिक जाएंगी, दूसरी तरफ फिक जाएंगी। अब देखिए यहीं से एक पॉइंट आता है, एक और चीज, जैसे आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, क्या, मौत का कुआं। किसका? मौत का कुआं। मौत का कुआं। मौत का कुआं, मौत के कुएं में अगर जो खेल करते हैं तो वो किस प्रकार करते हैं खेल, जैसे मौत का कुआं, जैसे अगर मैं बनाऊं, जैसे ये रहा आपका मौत का कुआं। ओके। कुछ इस प्रकार होता है आपका। ओके, कुछ इस प्रकार होता है। जैसे ये है, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट गति करते हुए आपकी इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार क्या करेगी, गति करेगी ना। उसमें अगर कोई मोटरसाइकिल अगर घुमा रहा है तो वो किस प्रकार गति करेगी, इस प्रकार आपकी गति करेगी। और इस कारण जो दीवार है वो आपको सपोर्ट देगी, और दीवार के कारण क्या होगा, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। जब वो गति करेगी तो उसके कारण एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा आपका, एम बी स्क्वायर बट्टे में आर। एफ बराबर कितना लगेगा, इस पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा आपका, इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा आपका, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बट्टे में आर। ये फोर्स लगेगा आपका, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बट्टे में आर। एफ बराबर एम बी स्क्वायर बट्टे में आर। ओके। तो जो मौत का कुआं होता है उसमें भी क्या होता है आपका, ये एम बी स्क्वायर बट्टे में आर फोर्स लगता है। तो यहां तक थी हमारी ये क्लास आज की। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।